स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ और बातों को इस वीडियो में जानेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है, इसको चुनने के लिए क्या कोई समय सीमा को निर्धारित कर दिया गया है? क्या इसके लिए जो एक शर्त लागू किया जा रहा है कि आपको एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर लेना है, यानी चुन लेना है। आज इस संदर्भ में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे इसमें जो मिलने वाला मिनिमम पेंशन है या एश्योर्ड पेंशन की जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या प्रोविज़न किए गए हैं, इससे भी पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ बातों पे हमने चर्चा किया था। आज का ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चीज़ को आप PFRDA के साइट पे भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातों को देखने को मिलेगा और ये बातें आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप की संख्या लगभग 23 लाख सेंट्रल एम्प्लॉय के तौर पे है और अगर राज्यों में अगर इसे लागू किया जाता है तो आपकी संख्या लगभग 90 लाख के आसपास में हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस चीज़ को क्लियर करना है कि NPS या UPS में कौन बेहतर है। तो चलिए लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करिएगा और ज़रा इसे आप शेयर भी कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बातें पहुँच सके। चलिए सबसे पहले इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये 1 अप्रैल 2025 को जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुआ है, क्या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कोई शर्त है? क्या इसे कितने दिनों के अंदर आप इसे ऑप्ट करना होगा, चुनना होगा, या अगर आप नहीं चुनते हैं तो कौन से डिफ़ॉल्ट पैटर्न पर आप जाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर किसी पात्र मौजूद 31/3/2025 तक अगर वह केंद्रीय सरकार का कर्मचारी के द्वारा NPS के अंतर्गत UPS के विकल्प चुनने की समय सीमा क्या है, तो देखिए यहाँ पे दो बातों को ध्यान देना है। ये उन कर्मचारियों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले NPS में थे और सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उनके लिए भी UPS का लाभ यानी मिनिमम पेंशन का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए यहाँ पे जो बातें निकल कर आ रहा है कि अगर आप 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर आप सेवानिवृत्त हो गए हैं और 10 वर्ष का अगर आपका आहरक सेवा है तो आपके लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। अगर सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है तो इसे विस्तारित भी किया जा सकता है। ये तो बात उन लोगों के लिए हुआ जो सेवानिवृत्त कर्मचारी के तौर पर अब वर्तमान में है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि जो पात्र सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, अगर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के द्वारा NPS के अंतर्गत UPS के विकल्प चुनने का समय सीमा क्या होगा, यानी अगर जो कर्मचारी अगर अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद NPS में हैं और वे चाह रहे हैं कि UPS में जाएँ तो उनके लिए भी लगभग 3 महीने यानी 90 दिन का एक टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के अंतर्गत आपको ऑप्ट करना है। आप डिसाइड कर लें कि NPS में है या UPS में है। समझिएगा इस बात को कि अगर आप NPS में हैं और अगर आप UPS में जाना चाहते हैं, अगर आप NPS में हैं और अगर आप UPS में जाना चाहते हैं तो आपको UPS में जाने के बाद किसी भी हाल में अपरिवर्तनीय होगा। आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं कि हम वापस NPS में जाएं। तो इस चीज़ को NPS से UPS में जाने के लिए इस चीज़ कुछ बारीकियों को समझना ज़रूरी है। इसके लिए हमने जो ये एपिसोड जो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो पिछला भी वीडियो हमने बात किया था, ये इस चीज़ के संदर्भ में है क्योंकि ताकि ये क्लियर कर सके कि आप NPS में रहें या UPS में रहें, कहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर लाभ मिल सकता है। अब देखिए कि एक और बात यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि अगर कोई NPS सब्सक्राइबर है, NPS के तहत UPS के विकल्प को चयन करने के लिए कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी द्वारा सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार समय सीमा क्या है। यदि कोई ग्राहक UPS के विकल्प के प्रयोग करने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है और उसकी मृत्यु हो गई है तो इसके भी विकल्प चुनने के लिए 90 दिन का टाइम, यहाँ पे 90 दिन का यानी 3 महीने का समय दिया गया है। यानी इस संदर्भ को अगर आसान भाषा में समझे कि वह NPS सब्सक्राइबर रहा था, NPS सब्सक्राइबर के तौर पे वो रिटायर हो चुका है, लेकिन अगर उसका स्पाउस पति पत्नी में से कोई एक भी अगर एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की जो जिसमें बात की गई है 60%, तो अगर वो लेना चाहता है मासिक पेंशन के रूप में तो इसके लिए क्या उसके जीवन साथी को विकल्प का भी चांस मिलेगा? तो जी बिल्कुल मिलेगा। 90 दिनों के अंतर्गत विकल्प चुनना होगा। अब देखिए कि एक बात और यहाँ पे आया है कि अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर कोई केंद्रीय सरकार के सेवा में आता है तब उसको कितना दिन का समय मिलेगा, तब उसे
30 दिनों का समय मिलेगा। अब देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सच में मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपया है क्या सच में 25 वर्षों की सेवा के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन है क्या डीआर की जो बात किया जा रहा है, क्या डीआर आने वाले समय में क्या ये 8th पे कमीशन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, क्या इन सभी बातों का क्या यहाँ पे जिक्र किया गया है कि 8वें वेतन आयोग या आने वाले समय में 9वें वेतन आयोग जब लागू होगा, यानी कह सके तो कि क्या इसे वेतन आयोग का भी लाभ समय समय पर मिलते रहेगा क्या, तो इन सभी बातों को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को आप देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ तक तो बहुत सारे बातों को आपने देखा भी होगा और जाना भी होगा कि इसमें 2-3 बातों को जो लाइटली किया जाता है कि इसमें कम से कम आपको 50% एश्योर्ड मिनिमम पेंशन दिया जाएगा। 50% एश्योर्ड मिनिमम पेंशन दिया जाएगा और इस एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के लिए आपको 25 वर्ष का अहरक सेवा जरूरी है। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर है, लेकिन क्या सच में 25 वर्ष के बाद जो 12 महीने का मासिक औसत वेतन होगा उसका 50% मिल जाएगा? इसको जानने के लिए देखते रहिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे एक बात और कह रहा है क्या कि अहरक सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकार होगा। अगर यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझिए कि कम अहरक सेवा अगर आपका है यानी 25 वर्ष से कम है, तब आपको रेशियो पेंशन के तौर पे आपको दिया जाएगा। अब देखिए कि 10 वर्ष से अगर अधिक है और 25 वर्ष से कम है तब आपको अनुपातिक पेंशन की यहाँ पे बात किया गया। अब यहाँ पे देखिए कि न्यूनतम 25 वर्ष के अहरक सेवा के बाद अगर वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होगा जिस तिथि को कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है, यदि वह सेवा में बना रहता है। तो ये वीआरएस के मामले पर ये बातों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ देखिए कि अब ये बात क्लियर करना है कि क्या मिनिमम ये 10,000 रुपया क्या मासिक पेंशन के तौर पे जो न्यूनतम तय किया गया है क्या उन्हें मिलेगा, या इसके लिए भी कुछ बातों को यहाँ पे शर्त, जो एक हिडन शर्त उसे कह सकते हैं कि जो छिपा हुआ भाग है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मिनिमम पेंशन के लिए, तो इसको भी जरा यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो बातें कह रहा है कि न्यूनतम 25 वर्ष की अहरक सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होगा जिस तिथि को कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है, यदि वह सेवा में बना रहता है। देखिए सुनिश्चित भुगतान के लिए यहाँ पे कहा गया कि 12 महीनों के मूल वेतन का औसत दिया जाएगा और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया गया और यहाँ पे इस क्यू के सीमा को जो 300 महीने के साथ जो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये क्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के कॉर्पस की बात किया जा रहा है, एक इंडिविजुअल कॉर्पस और एक बेंचमार्क कॉर्पस। तो इसको जरा इसलिए समझना है कि अगर आपने अपने सर्विस के दौरान, जैसे एनपीएस में भी सब्सक्राइबर को अपने सर्विस के दौरान आंशिक रूप से विड्रॉवल करने का यानी पार्शियली विड्रॉवल करने का अमाउंट का प्रोविज़न था कि आवश्यकता के अनुसार वो एक प्रतिशत एक लिमिट परसेंटेज तक वो अपने अमाउंट को निकाल सकते थे। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी ये बातें मेंशन किया गया कि आप पार्शियली विड्रॉवल कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्शियली विड्रॉवल अगर आप अपने सर्विस के दौरान कर लेते हैं या अगर जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो एनपीएस के जैसा अगर जो 60% की जो राशि रिटायरमेंट के समय दिया जा रहा था, तो अगर क्या वह यूपीएस में 60% मिलने के बाद भी क्या मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपया फाइनल है या 25 वर्षों की सेवा के बाद 50% क्या फाइनल है, इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस बात को देखिए लिखा गया है, क्या यहाँ पे इस बात को इसलिए समझेंगे कि तो इस बात को इसलिए समझेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 बातों को देखना जरूरी है। पहली बात यहाँ पे है कि अगर किसी मामले में अगर आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस है जो तय किया जाता है एनएबी के आधार पर, अगर वह ज़्यादा भी हो जाता है तो आपका उसका लाभ नहीं मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर 120 महीने से अगर कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आता है कि अगर क्या मेरी सर्विस अगर 10 साल से कम है तो यूपीएस का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ साफ क्लियर है कि अगर 120 महीने यानी 10 वर्ष से अगर कम है तब आपको यूपीएस का लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 300 महीने से अधिक अगर है तो क्यू की जो सीमा भी 300 महीने ही रहेगा। अगर यहाँ पे बात करें कि अगर आपका सर्विस लेंथ अगर 300 महीने से ज़्यादा भी रहा है फिर भी आपका क्यू जो है वह 300 महीना पे रोक दिया गया है, क्योंकि यहीं से आपका कैलकुलेशन को फाइनल किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि सुनिश्चित भुगतान के लिए पी ऑफ 1/2
Q/300 का जो फॉर्मूला लगाया गया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो बातें मेंशन किया गया है कि यूपीएस के तहत न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन राशि क्या है। तो ये तो 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रति 10,000 रुपया न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन की बात किया गया है। अब क्या योग्यता सेवा में कमी के मामले में यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो बात निकल कर आ रहा है कि अगर 10 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 25 वर्ष से कम योग्यता है तो इस अवधि में आपका अनुपातिक भुगतान देय होगा, यानी आपको वो 50% की राशि प्राप्त नहीं होगा अगर आप 25 वर्ष से कम की सेवा अगर आपके पास आपने किया है। ये सभी बातें पीएफआरडीए के साइट पे जो आपका पीएफआरडीए जो एनपीएस और यूपीएस के फंड को रेगुलेट करता है वहाँ पे ये बातों को मेंशन किया गया है। अब देखिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आपका जो कॉर्पस 10% जो जमा था और एनपीएस का जो 14% आपका सरकारी अंशदान था, इस पर जो ब्याज था, तो जब आप सेवानिवृत्त होते थे तो 60% की राशि मिलता था और 60% राशि बनने के बाद बचे हुए 40% राशि जो एनपीएस में दिया जाता था, इसके आधार पर आपका मासिक रिटर्न के आधार पर आपका पेंशन को सुनिश्चित किया जाता था एनपीएस में। अब क्या यहाँ पे इस यूपीएस में ये जो 60% की राशि क्या अगर आप निकाल लेते हैं और या बीच में भी अगर आप पार्शियली निकालते हैं तो क्या आपको यहाँ पे जो मिनिमम की जो बात किया गया है 10,000 रुपया 10,000 रुपीज़ मासिक प्लस डीआर के साथ जो बात किया गया है या 25 वर्ष की सेवा पर जो 50% प्लस डीआर की जो बात किया गया है, तो क्या यहाँ पे इस बात से तय है कि 60% के बाद भी ये बातें सुनिश्चित रूप से लागू होंगे। तो आप इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि सुनिश्चित भुगतान कम हो जाएगा किस कंडीशन में, जब व्यक्तिगत कॉर्पस अधिवार्यता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में मौलिक नियम 56J के तहत सेवानिवृत्ति के तिथि पर बेंचमार्क कॉर्पस से कम है जैसा भी लागू हो। ये बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, अभी हमने जो कहा कि जो बेंचमार्क कॉर्पस को तय किया गया है यह एक वर्चुअल कॉर्पस है। ये इसमें आपका जो पैसा जो जमा होगा यूपीएस में, जैसे 10% आप यूपीएस में आपका वेतन से कटेगा, मूल वेतन और डीए से, और सरकार यहाँ पे 18.5% देगी, टोटल 28.5%। तो ये 28% की राशि जो हुआ ये आपका हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस। लेकिन इसमें इंडिविजुअल कॉर्पस में 8.5% की राशि जो है वह पूल कॉर्पस में चला जाएगा। तब आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बना कितना, 20% की राशि और इस पर मिलने वाला ब्याज। तो यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपका जो ये देख रहे हैं इंडिविजुअल कॉर्पस आईसी की जो बात किया जा रहा है यह आपका 20% आपका मासिक जो जमा हो रहा है वह, लेकिन कह रहा है कि अगर बेंचमार्क कॉर्पस, जैसे अगर बेंचमार्क कॉर्पस अगर आपका तय किया गया है 30 लाख रुपया, तब आपको हर हाल में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस भी 30 लाख होना चाहिए। अब मानकर चलिए कि अगर बेंचमार्क कॉर्पस को तय कर दिया गया पीएफआरडीए के द्वारा कि 30 लाख है और बीच में अगर आपने 10 लाख या 5 लाख रुपए की पार्शियली विड्रॉवल कर लिया, तब बन गया आपका अमाउंट कितना, 20 लाख। तो 20 लाख रुपया अगर आपके पास है और यहाँ पे बेंचमार्क कॉर्पस 30 लाख शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका एश्योर्ड पेंशन है वह कम जाएगा। एकदम ये क्लियर बात है कि कम जाएगा, तब आपको 50% नहीं मिल पाएगा। यानी बेंचमार्क कॉर्पस आपका इंडिविजुअल कॉर्पस के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका मिनिमम एश्योर्ड पेंशन पर जो है वह यहाँ पे कमी देखे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 60% की राशि अगर आपने निकाल लिया इंडिविजुअल कॉर्पस से और बेंचमार्क कॉर्पस अगर आपका बरकरार है, अगर यहाँ पे 40 लाख रुपया अगर आपका बेंचमार्क कॉर्पस है और यहाँ पे आपका जमा भी कॉर्पस 40 लाख रुपया हो चुका है, तब अगर आप इसमें से अगर 24 लाख रुपया अगर आप निकाल लिए तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस 16 लाख रुपया हुआ और बेंचमार्क कॉर्पस 40 लाख हुआ। अब आपका जो पेंशन बनेगा वो 40 लाख आपको चाहिए एश्योर्ड पाने के लिए। अगर आप पेंशन के हकदार हैं तब फिर आपको इस 16 लाख रुपए के आधार पर ही पेंशन को सुनिश्चित किया जाएगा। उस कंडीशन में जब आप सेवानिवृत्ति पर 60% की राशि निकाल लेते हैं, तब उसका जब आपका यहाँ जो एश्योर्ड पेंशन 25 वर्ष से
कम है, तो जहां आपका 40 लाख पर पेंशन बनना चाहिए था, आपने 60% लिया तो अब 16 लाख पे बनेगा, तो अब आपका रेशियो पेंशन कम जाएगा। यानी उस स्थिति में जो 10,000 की जो बात किया जा रहा है कि मिनिमम एश्योर्ड पेंशन बना रहेगा, उस स्थिति में भी कम जाएगा जब आप पैसे को निकाल लेंगे, वह 10,000 से भी कम हो सकता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि अंतिम निकासी व्यक्तिगत कॉर्पस के 60% से अधिक नहीं है, जैसा कि ग्राहक के द्वारा चुना गया है। अनुपातिक रूप से कम किया गया सुनिश्चित भुगतान स्वीकार्य भुगतान के रूप में देय होगा। अब आगे यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है, स्वीकार्य भुगतान क्या है। देखिए, अनुपातिक रूप से कम किया गया सुनिश्चित भुगतान स्वीकार्य भुगतान के रूप में देय होगा। जैसे अगर आपका जो डिडक्शन अमाउंट है, और जो डिडक्शन अमाउंट में जैसे अभी हमने जो बात किया कि 40 लाख रुपया आपका होना चाहिए जमा आपके पूरे सर्विस के दौरान में, जो भी आपका कैलकुलेशन है, उदाहरण के लिए अगर 40 लाख अगर आपका बेंचमार्क कॉर्पस है और आपका स्वीकार्य भुगतान अगर कम है, तो उस कंडीशन में आपका स्वीकार्य भुगतान यानी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के लिए उतना पैसा आपको उसमें भुगतान करने की ज़रूरत आ पड़ेगी, तभी आप एश्योर्ड पेंशन को ले पाएंगे। आगे देखिए कि यूपीएस के तहत पारिवारिक भुगतान क्या है। पारिवारिक भुगतान में यूपीएस सब्सक्राइबर की मृत्यु पर जो स्वीकार्य भुगतान या टॉपअप की राशि जो प्राप्त कर रहा था, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अगर कोई एनपीएस से अगर यूपीएस में जाना चाहता है, अगर एनपीएस सब्सक्राइबर है, अगर उसका निधन हो गया है, वो डेथ कर गया है, तो क्या उसका स्पाउस यूपीएस में जा सकता है? तो एकदम बिल्कुल जा सकता है, सब्सक्राइबर जा सकता है। अगर जाने के बाद 60% जो राशि होगा वो पेंशन के तौर पर यूपीएस सब्सक्राइबर के स्पाउस पति पत्नी में से किसी एक के जीवित रहने वाले पे मिलते रहेगा 60%, लेकिन उसके लिए भी बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कि एक जो बात मेंशन किया गया है कि जैसा भी मामला हो मृतक, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझना है, क्योंकि यहाँ कुछ एनपीएस के जैसा यूपीएस को इक्वल किया गया है। क्या इक्वल किया गया है कि अगर कोई सब्सक्राइबर अगर तुरंत पहले सब्सक्राइबर के द्वारा प्राप्त स्वीकार्य भुगतान या टॉपअप राशि का 60% राशि आजीवन पारिवारिक भुगतान प्राप्त होता रहेगा। जो सब्सक्राइबर यूपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र थे लेकिन मृत्यु से पहले लाभ का दावा नहीं किया है, तो यानी जो 60% की राशि 60% की जो राशि एश्योर्ड पेंशन का जो स्पाउस में पति पत्नी में से जिसका बन रहा था, उसका 60% एक के मरने के बाद उसका 60% प्लस डीआर दिया जाएगा। अब देखिए कि क्या ऐसे मृतक यूपीएस सब्सक्राइबर पति या पत्नी में यूपीएस के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं? तो बिल्कुल कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जो मृतक सब्सक्राइबर के मृत्यु के तिथि से देय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पति या पत्नी ऐसे सब्सक्राइबर के द्वारा मृत्यु के तुरंत पहले प्राप्त किया जाने वाला राशि 60% में पारिवारिक भुगतान के लिए वो पात्र होंगे। आगे देखिए कि अगर 31 मार्च 2025 या उससे पहले एनपीएस में अगर वो शामिल थे और सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो क्या उन्हें यह लाभ प्राप्त होगा? तो अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले भी अगर आप सेवानिवृत्त हो गए हैं तो आपके लिए एश्योर्ड मिनिमम पेंशन है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? आपको एक मुश्त भुगतान मिलेगा। एक मुश्त भुगतान का मतलब कि प्रत्येक छठे महीने का 10वां हिस्सा, आपके पूरे सर्विस में मिनिमम 120 महीने हो गए तो 120 महीने के सर्विस का 6वां हिस्सा और मैक्सिमम जो भी आपका सर्विस का ड्यूरेशन है उसके 6ठे हिस्से का 10वां हिस्सा आप कैलकुलेट करके एश्योर्ड भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के तिथि के तुरंत बाद दे मासिक टॉपअप राशि, ये आपका देखिए जो टॉपअप राशि जो आपको दिया जाएगा, ये टॉपअप राशि आपके सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाएगा। लागू महंगाई राहत और सेवानिवृत्ति के बाद दावा प्रपत्र के पहले महीने तक पिछली अवधि के लिए अगर आपका यहाँ पे कुछ ब्याज सहित अगर बकाया है तो वह भी आपको प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके एनपीएस कर्मचारी को प्राप्त करने वाले मासिक टॉपअप राशि की गणना कैसे की जाती है? तो देखिए मासिक टॉपअप राशि जिसकी गणना स्वीकार्य भुगतान और स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत माइनस प्रतिनिधि वार्षिकी राशि, यहाँ पे ये जो टॉपअप राशि देख रहे हैं ये आपका स्वीकार्य भुगतान से संबंधित है। और स्वीकार्य भुगतान के विषय में अभी हमने जो चर्चा किया कि जो आपका बेंचमार्क कॉर्पस से अगर इंडिविजुअल कॉर्पस कम है तब वहाँ पे आपको स्वीकार्य भुगतान से का जो फॉर्मूला है वह यहाँ पे लगेगा।
ये महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि एनपीएस और यूपीएस को क्लियर करने के लिए आपको बहुत बारीकियों से महत्वपूर्ण विषयों को समझना जरूरी है, क्योंकि आपके पास 3 महीने के समय में, या केंद्र सरकार अगर इसे चाहे तो इसे बढ़ा भी सकती है। शुरुआती देखें तो 3 महीने का जो समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको समय समय पर इसे विस्तारित भी किया जाएगा ताकि एनपीएस सब्सक्राइबर आसानी से यूपीएस को समझे और यूपीएस में वो जाएं या एनपीएस में रहें। इस विषय को हमने इसलिए समझाया है क्योंकि पीएफआरडीए के साइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में इसे लाया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर सुझाव होगा यूपीएस एनपीएस से संबंधित तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।